तो आज हम बात करेंगे बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। बिल्कुल किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। क्या हुआ मतलब इसका मतलब हुआ कि किसी गैसेस एटम की ग्राउंड स्टेट में से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम बोलेंगे बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मींस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने पे हम उसको जो एनर्जी देंगे उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाएगा। बात क्लियर है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी होगी बच्चों? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी हमारे बच्चों जो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी मेरी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल एक्स कोई भी मेरा एक एटम है, गैसियस एटम है एक्स कोई भी मेरा, उसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी मैं उस एटम को दूंगा वो मेरी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन मैंने उसमें से बाहर निकाला है। बात क्लियर है? द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी होगी बच्चों? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए देने वाली दी गई एनर्जी। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो वो X प्लस में कन्वर्ट हो गया था। अब इस X प्लस में से मैं एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं कुछ इस तरह, तो वो मेरा X प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? X प्लस 2 में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि वहां से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। बात क्लियर है कि क्या होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इसी तरह थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है एंड सो ऑन। बात क्लियर है? इज द आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगी? बिल्कुल यस, इसका आंसर है बिल्कुल पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अब वो एनर्जी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी। और देनी पड़ेगी मतलब जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं उस सिस्टम को या उस एटम को। बात क्लियर है? तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वैल्यू वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल, क्या बोला मैंने बच्चों कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मेरी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा और हमेशा ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किसी भी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें कम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, बट उसी एटम में से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके हमारा वो सेकंड इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कार्बन की। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं पहला इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बन के अंदर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने कार्बन के अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो अब मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन बचे हैं। क्या बचे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन आप देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों? जब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। बिल्कुल, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ चुका है। अब वो इलेक्ट्रॉन को और बहुत टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मींस अपनी तरफ खींच रहा है, स्ट्रांगली बाउंड कर लिया है उसने। अब स्ट्रांगली पकड़ लिया है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वहां से, तो वो क्या इतना इजीली निकल जाएगा? नहीं, हमें उस जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगा रखा है उसने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, न्यूक्लियस ने, उससे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, जब जाके सेकंड इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। तो बात समझ में आई आपको कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी। इसी तरह मैं बात करूं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो सेकंड आयोनाइजेशन से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन और इजीली नहीं निकलेगा और डिफिकल्टी से निकलेगा। इसी तरह फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड से भी ज्यादा होगी। फिफ्थ की बात करूं तो वो फोर्थ से ज्यादा होगी एंड सो ऑन। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इस ग्राफ की।
इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं एटॉमिक नंबर अप टू 60 एटॉमिक नंबर तक अगर मैं बात करूं कि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी, वो इस ग्राफ में दिखाई गई है। बात क्लियर है? तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, हियर वी सी दैट द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज एक्सीडेंटेड। दैट मींस ये ग्राफ बहुत एक्सीडेंटेड है। एक्सीडेंटेड मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़ है। बिल्कुल आप देख रहे हो कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया। इस तरह बहुत उबड़ खाबड़ ग्राफ है। बात क्लियर है? तो अब इस ग्राफ की हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है। इसने क्या कहा, जो हमारे मैक्सिमा है, मैक्सिमा मतलब हाईएस्ट वैल्यू है किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, वो रिप्रेजेंट कर रही है नोबल गैसेस को। बिल्कुल आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम है हमारा, आर्गन है हमारा, नियोन है, जिनॉन है। इस तरह सारे नोबल गैस के जो एलिमेंट है वो मैक्सिमा पर प्रेजेंट है हमारे। अब ऐसा क्यों, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई क्यों होती है, बिकॉज दे हैव क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स। इनके पास क्या होता है, क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स होता है, या मैं कह दूं बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सारे ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रखा होता है, इसलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ऊपर ऊपर मेरे क्या दे रखे हैं, सारे मेरे ऊपर ऊपर मैक्सिमा पे क्या दे रखे हैं, मेरे नोबल गैस दे रखी है। बात क्लियर है? इसी तरह मैं दूसरी तरफ बात करूं, जो मिनिमा है, मिनिमा मतलब सबसे कम एनर्जी वाले हैं, वो मेरे क्या हैं, वो मेरे हैं एल्कली मेटल्स। बिल्कुल बच्चों, जो नीचे की तरफ है वो आपको एल्कली मेटल दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब ये कम क्यों होती है, हम उसकी भी अभी बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, इसलिए भी हम बोल सकते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। The first ionization enthalpy generally increase as will move left to right in a period। क्या बोला मैंने बच्चों कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज क्यों होती है, इसकी बात हम थोड़ी ही देर बाद करेंगे, थोड़ी देर बाद मतलब कुछ पॉइंट्स बाद में। पहले हम सारा ट्रेंड्स देख लेते हैं। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम में, मतलब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब क्या आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी में और एटॉमिक रेडियस में कोई रिलेशन देखने को मिल रहा है, कुछ रिलेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि अगर ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। बट अगर एटॉमिक रेडियस की बात करूं मैं, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुई तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स क्या ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन चल रहे हैं? तो इससे भी हम समझेंगे इन दो फैक्टर बाद, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। इन ट्रेंड्स को समझने के लिए हमें दो फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सा? पहला फैक्टर हो गया द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस ने उन इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ पकड़ कर रखा है, कितना ज्यादा अट्रैक्शन लगा रखा है न्यूक्लियस ने। बात क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हो गया द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेल्स में प्रेजेंट होंगे उनके बीच में कितना रिपल्शन है, एक इस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं हमारे ये ट्रेंड्स। बात क्लियर है? अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जो मेरा कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के अंदर, जो शेल्स होती है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो मेरी कौन सी होगी, वैलेंस शेल होगी, और उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में लगना चाहिए वो पूरा नहीं लग पाता है, कुछ अमाउंट में कम जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है। अब ऐसा क्यों कि अगर न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है मान लीजिए, तो वहां पर +6 चार्ज ऑब्जर्व होना चाहिए, बट वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर कुछ कम न्यूक्लियर चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया। ऐसा इसलिए होता है बच्चों बिकॉज जो उस n=6 में जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, वहां से लेके और न्यूक्लियस तक के बीच में बहुत सारी क्या होती है, शेल्स होती है, और वो शेल्स शील्डिंग और स्क्रीनिंग का काम करती है। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब ये हो गया
कि जो वो बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस न्यूक्लियर चार्ज को ऊपर तक जाने में रोकते हैं, मतलब खुद शील्ड करते हैं। किसको शील्ड करते हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेते हैं। कौन से होते हैं? इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, शील्डिंग का मतलब क्या है। देखिए, सपोज मैं बात करता हूं लिथियम की, सबसे प्यारा एटम है, सबसे छोटा एटम, उसकी बात करते हैं हम लिथियम एटम की। लिथियम एटम में आप देख पा रहे हैं एक न्यूक्लियस है, एक n=1 शेल है और एक n=2 शेल है, मतलब दो शेल यहां पर प्रेजेंट है। फर्स्ट शेल में आप देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, और सेकंड शेल की बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन है यहां पर। अब मैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी बात करूं तो उसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए था? उसके ऊपर न्यूक्लियस का +3 चार्ज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी 3 ही है, तो उसके ऊपर +3 चार्ज होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो n=1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कुछ हद तक उस न्यूक्लियस चार्ज को कम कर देते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मतलब क्या बोला मैंने? जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शील्डिंग का काम कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उस न्यूक्लियस चार्ज को बाहर तक नहीं जाने दें, बट बाहर तो जाता है बट कुछ अमाउंट में कम होकर वहां तक चार्ज पहुंचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनने शील्डिंग कर दी, उनने क्या कर दिया? बचाव कर दिया कि बाहर तक इतना न्यूक्लियस चार्ज नहीं पहुंचे। बात क्लियर है? इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल आर कंप्लीटली फील्ड। अब ये शील्डिंग कहां ज्यादा होगी बच्चों? शील्डिंग वहां ज्यादा होगी जहां पर इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कंप्लीटली फील्ड होंगे। अगर वो कंप्लीटली फील्ड होंगे तो बाहर तक, मतलब न्यूक्लियस से लेके उस वैलेंस शेल तक जो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो कम बाहर तक जा पाएगा। बात क्लियर है? और ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिसके अंदर शील्डिंग मैक्सिमम होगी बच्चों? बता सकते हो कोई भी आप? तो ऐसी सिचुएशन आकर होगी बच्चों एल्कली मेटल्स के अंदर। बिल्कुल, किसके अंदर? एल्कली मेटल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर एल्कली मेटल्स के जस्ट पहले वाले एटम्स की बात करूं मैं तो वो कौन सी होती है? नोबल गैसेज होती है। और आपको पता है नोबल गैसेज में सारे ऑर्बिटल एकदम फील्ड होते हैं, कंप्लीटली फील्ड होते हैं। और अगर कंप्लीटली फील्ड होंगे तो उसके जस्ट बाद वाले आने वाला एलिमेंट, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में जो थर्ड शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज्यादा शील्डेड होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है और वो शील्डिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बात क्लियर है आपको कि क्या शील्डिंग होती है और किस तरह ये बिहेव एक्ट करते हैं? इसी तरह अब मैं बात करता हूं ट्रेंड की। व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, आप देख पा रहे हैं लिथियम टू फ्लोरीन के सारे एटम दे रखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब दे रखे हैं हमको। अगर मैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव करता हूं तो बच्चों क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड हो रहा है वो कहां ऐड हो रहा है? सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड हो रहा है। मतलब क्या हुआ? जैसे लिथियम में इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हुआ? लिथियम में इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ऐड हुआ। इसी तरह बेरिलियम की बात करूं तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए सेकंड शेल में। बोरोन की बात करूं 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे बात करूं कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन की बात करूं 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फ्लोरीन तक मैं जाता हूं तो उसी सेल में, सेकंड शेल में ही मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। बात समझ में आप आई? आपको क्या बोल रहा हूं मैं? दैट मीन सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। अब जैसे सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उसी तरह यहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है बच्चों। क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा तो हमने क्या पढ़ा था कि अट्रैक्शन, जैसे ही जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज्यादा हो जाएगा और वो अपनी तरफ उसको टाइटली पकड़ के रखेंगे। क्या करके रखेंगे? बहुत टाइट पकड़ के रखेंगे। जैसे मैं फ्लोरीन की बात करूं तो वहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरह पकड़ के रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या यहां पर शील्डिंग बढ़ी? नहीं। जैसे जैसे मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा यहां पर शील्डिंग नहीं बढ़ी, क्योंकि आप लिथियम के केस में भी देख पा रहे हो कि n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और आप फ्लोरीन के केस में भी देख पा रहे हो कि n=1 में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। दैट मींस शील्डिंग वहां पर कांस्टेंट है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींचने से क्या हो रहा है बच्चों? वहां के इलेक्ट्रॉन टाइटली किससे कनेक्ट हो चुके हैं? न्यूक्लियस से कनेक्ट हो चुके हैं। दैट मींस लेफ्ट से राइट जाऊंगा मैं अगर, तो मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी पड़ेगी एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए।
दैट मीन्स लिथियम के अंदर से जाके इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो मुझे इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बट अगर फ्लोरीन के अंदर से मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी जब वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएगा। तो बात समझ में है आपको कि किस तरह पीरियड में एक वेरिएशन हुआ। इसी तरह अब मैं बात करता हूं कि ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं सारे एटम यहां पर कि ऊपर से नीचे आने पे जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो उस न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। कहां होता जा रहा है? न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है ऊपर से नीचे आने पर। जैसे मैं लिथियम में देख रहा हूं तो 2 ही शेल है, सोडियम में देख रहा हूं तो कितने शेल है यहाँ पर? 3 शेल हो गई, पोटेशियम में देख रहा हूं 4 शेल हो गई, और नीचे 5 शेल, 6 शेल। तो शेल बढ़ती जा रही है। शेल बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों? शेल बढ़ने के साथ साथ बीच में नए शेल्स आते जा रहे हैं, और नए शेल्स आने की वजह से क्या हुआ? शील्डिंग बढ़ गई बच्चों। बिल्कुल यहां पर शील्डिंग बढ़ चुकी है। दैट मीन्स अब जो न्यूक्लियर चार्ज वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। उस शील्डिंग बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। दैट मीन्स जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर निकल सकता है बहुत कम एनर्जी देने के ऊपर ही। इसलिए हमने क्या बोला था कि ऊपर से नीचे आते समय हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है बच्चों। तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी बढ़ रही थी। बट अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। दैट मींस अगर सीजियम की केस में बात करूं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सीजियम का इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं किसकी बात करूं? लिथियम की, तो इतना इजीली नहीं निकलेगा सीजियम के कंपेयर में। बात क्लियर है आपको कि कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का वो होता है, ट्रेंड्स होते हैं? आई होप आप सबको ये सारा समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ्स की कि किस तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, या फिर मैं कह दूं आयोनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ वेरी करते हैं। बात क्लियर है? तो पहला ग्राफ आप ये देख पा रहे हैं बच्चों। इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और ये ग्राफ किसका है? ये है ग्रुप का। मतलब किसी एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या वेरिएशन होता है उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है बस। तो देखिए क्या चीज देख पा रहे हैं आप कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में कि जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जैसे कि ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दैट मींस लिथियम में सबसे ज्यादा एनर्जी है, फिर सोडियम, पोटेशियम, तो जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। बात क्लियर है? इसी तरह अब मैं बात करता हूं एक और ग्राफ की जिसमें हम पीरियड का वेरिएशन दिखा रहे हैं। तो आप यहां क्या देख पा रहे हैं? देखिए इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। बिल्कुल क्या देख पा रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। बट एक मिनट बच्चों, यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर मैं 2 एक्सेप्शन भी देख पा रहा हूं। यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि बेरियम और बेरिलियम, इन दोनों में कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है। किसका ज्यादा होना चाहिए था? और एक मुझे दिखाई दे रही है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरफ, मतलब वहां भी कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बच्चों, ये मेरे 2 एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं अब उसकी बात करता हूं मैं। इस ग्राफ में पहला एक्सेप्शन आपको दिखाई दे रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज स्लाइटली लेस देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। इवन द बोरोन हैज हायर, मतलब ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। बोरोन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपको कम दिखाई दे रही है, जबकि बोरोन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो वहां पर क्या ज्यादा होनी चाहिए थी? वहां पर के हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। बट ऐसा नहीं हो पा रहा। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा उसकी बात करते हैं। When we consider the principal quantum number level and as electron is attracted to the nucleus more than p electron। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने बोला कि किसी सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं तो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में s भी होंगे, हमारे s ऑर्बिटल भी होगा और p ऑर्बिटल भी होगा। तो जो s ऑर्बिटल होगा हमारा वो ज्यादा अट्रैक्टिवली न्यूक्लियस के पास होता है, जबकि p ऑर्बिटल जो होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है।
बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि सेकंड शेल में केवल s ऑर्बिटल ही होता है हमारा, ठीक है। जो द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन इज एन s इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो s इलेक्ट्रॉन से ही बाहर निकलेगा। whereas the electron removed during the ionization of boron is a p इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं बात करूं किसकी, बोरोन की, जैसे आप बोरोन में देख पा रहे हैं, बोरोन में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो उसके p ऑर्बिटल में से निकलता है बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि बोरोन एक p ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट होता है, तो वहां से p ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। दैट मीन्स द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 2s इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, ज्यादा पेनिट्रेट है न्यूक्लियस की तरफ, बट जो 2p इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। तो 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली होगा, क्योंकि 2p जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में शील्डिंग भी बहुत ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं बोरोन के केस में जो 2p इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसके और न्यूक्लियस के बीच में शील्डिंग भी ज्यादा है। किस किस की शील्डिंग है, एक 1s इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब n इक्वल टू 1 शेल की, और एक n इक्वल टू सेकेंड शेल की शील्डिंग भी ज्यादा है। इसलिए बोरोन की जो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कम होती है बच्चों, और बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। बात समझ में आया आपको? पहला एक्सेप्शन कि ऐसा क्यों वेरिएशन आ रहा था कि बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम थी और बेरिलियम की ज्यादा थी, क्योंकि बोरोन के केस में p के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम के अंदर मैं देख रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो कहां से निकलता है, वो 2s में से निकलता है, और s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, s ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। बात क्लियर है? इसी तरह मैं सेकंड एक्सेप्शन की बात करूं बच्चों, तो सेकंड एक्सेप्शन क्या है मेरा, कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, जबकि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। क्या ये सही है? नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, बिल्कुल। अब इसका क्या रीजन है उसकी बात करते हैं। दिस अराइजेस बिकॉज इन द नाइट्रोजन एटम 3 2p इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। बिल्कुल, जो नाइट्रोजन की बात करूं मैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो आप यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर, तो आप देख रहे हो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में आप क्या देख पा रहे हो कि 2 ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट तीसरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों। क्या प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल। और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो बहुत इजीली बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन की केस में। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। बट नाइट्रोजन में तीनों इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल्स में होते हैं तो वहां इतना रिपल्शन नहीं होता, बट ऑक्सीजन में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की टेंडेंसी रखेगा, और बाहर निकलने की टेंडेंसी रख रहा है, दैट मींस उसके केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी बच्चों। क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और नाइट्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। बात क्लियर है आपको? तो ये सब था हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, उसके 2 एक्सेप्शन के बारे में, और हमने दोनों ग्राफ भी रीड कर लिए हैं। आई होप आप सबको ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आई होगी। थैंक यू।